Hello student, how are you? I am Darshan Dave. Welcome to my channel. So today we will start part 13 of chapter 1, electric charges and electric field. Okay, but before this you have to ensure that you have watched all the parts from part 1 to part 12 of chapter 1. So today's topic is behavior of dipole in uniform and non-uniform electric field. So let's start. Students, what do you mean by uniform electric field? What do you mean by non-uniform electric field? Uniform electric field means the electric at every point in the field, intensity of electric field is same. It is called uniform electric field. Once again, uniform electric field मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होती है, सेम. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय parallel and equidistant line. So see in the figure here, this electric field is uniform electric field. See in the figure here, blue line shows the electric field lines, and this electric field line are used to represent the electric field. All the lines are parallel and equidistant, यानी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, कोई भी दो लाइन आप ले लो तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम, और सारी लाइंस कैसी है, पैरेलल. इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा. यू नो दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल? अ सिस्टम ऑफ two electrical charges which are equal in magnitude and which are unlike. So here in the figure we have a dipole. It is minus q and it is plus q. Okay, the distance between them is equal to 2a. So let us divide this distance. It is origin. So origin से minus q का distance हम लेंगे minus a because of negative axis, and origin से plus q का distance लेंगे plus a because of positive axis. Now this dipole is kept in such a manner that it makes some angle theta with the x direction. सो हियर ये फिगर में जो डायपोल है, डायपोल को हमने कैसे रखा है, डायपोल इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट इट मेक सम एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट. नाउ अब ये डायपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेव कैसे करेगा, तो वो बेटा हम देखते हैं. तो ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेव कैसे करता है देखते हैं. तो देखो, वी नो दैट इफ अ चार्ज q इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू Q इंटू E. तो हियर इन द डायपोल वी हैव टू चार्जेस. सो दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. अब फोर्स कैसा, प्लस क्यू पे फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E. It is, let us take it is F1. So here it is F1 is equal to plus Q into E, and second force is a force on minus Q. तो force on minus Q equal to F2 is equal to minus Q into E. यानी एक फोर्स जो है वो प्लस क्यू ई है और दूसरा फोर्स है वो माइनस क्यू ई. अब आप सोचो कि एक पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है, नेगेटिव. तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा सेम. क्यों सेम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, यानी ई सेम होगा. और इन द डायपोल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑल्सो सेम, यानी ये जो क्यू है इसका मैग्नीट्यूड और ये क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम. तो हियर दिस डायपोल is affected by two forces which are equal in magnitude and opposite in direction. The forces are, one is plus QE and second one is minus QE. Yes or no? तो ये दो फोर्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, फिर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है. तो 11th में हमने पढ़ा था रोटेशनल मोशन में, व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन द सिस्टम विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दे आर नॉन कोलिनियर. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कोलिनियर? नॉन कोलिनियर मीन्स नॉट ऑन द सेम लाइन. तो देखो ये क्यू ई की लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन, और ये माइनस क्यू ई की लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन. तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, पैरेलल है, यानी दोनों लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ठीक है. मतलब ये दोनों फोर्स नॉन कोलिनियर है.
तो ऐसे जो दो फोर्स होते हैं वो कपल क्रिएट करते हैं. ड्यू टू दिस कपल there should be some rotation taking place in this situation. और जब भी रोटेशन होता है तो दोस्तों आपको पता है क्या लगता है, टॉर्क. वंस अगेन यहाँ पे डायपोल रखा है हमने, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, वन इज प्लस क्यू ई और सेकेंड वन इज माइनस क्यू. बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, यस और नो, एंड बोथ फोर्सेस आर नॉन कोलिनियर. सच पेयर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड couple and this couple produce some torque. Due to this torque, this dipole is rotate in the electric field. Okay, so let's we find the torque. अब ये टॉर्क हम कैसे फाइंड करें, तो हियर टॉर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क हम क्या करेंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. टॉर्क को हम टाउ बोलते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. उसमें आर क्या है, आर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन विच टॉर्क इज एक्टिंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन, और ये प्लस क्यू के ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा है, ठीक है. तो यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ए. तो यानी प्लस क्यू के केस आर क्या होगा, ए. प्लस क्यू के केस में फोर्स कितना होगा, क्यू ई. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लस क्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, टॉर्क टाउ वन इज इक्वल टू, ये टॉर्क टाउ वन इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, बट आर इक्वल टू ए एंड फोर्स इक्वल टू क्यू ई. तो इट इज टॉर्क टाउ वन, ठीक है. नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन माइनस क्यू, ठीक है. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन माइनस क्यू, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सी द डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज minus a over here, yes or no. So here r equal to minus a and the force is minus QE, force is equal to minus QE. So in this case torque acting on minus Q is said to be tau 2 is equal to minus a cross minus QE. You know that minus into minus क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, yes or no. तो यानी tau 2 भी क्या हो जाएगा, a cross Q into E. तो यानी यहाँ पे डायपोल के ऊपर दो फोर्स लगते हैं. ड्यू टू दिस टू फोर्सेस डायपोल एक्सपीरियंस सम टॉर्क. पहले हमने फाइंड किया टॉर्क टाउ वन, फिर हमने फाइंड किया टॉर्क टाउ टू. नाउ टू गेट द रिजल्टेंट टॉर्क वी शुड add both the torque, we should add both the torque tau 1 and tau 2. So total torque tau is equal to, we can say that tau 1 plus tau 2. Here tau 1 is equal to a cross QE and tau 2 is equal to again a cross QE, ठीक है. सो इसका आंसर होगा 2aq क्रॉस E, बट यू नो दैट 2aq इक्वल टू डायपोल मोमेंट P. So formula of torque tau is equal to vector P क्रॉस वेक्टर E. और दोस्तों आप सब जानते हो कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसी प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट. सो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है. इट इज़ द वैल्यू ऑफ द टॉर्क. वंस अगेन पहले टॉर्क टाउ वन फाइंड किया, तो टाउ वन कैसे फाइंड किया, तो पहले टाउ वन के लिए आर क्या होगा, ए, और फोर्स कितना होगा, क्यू ई. और टाउ टू के लिए आर क्या होगा, माइनस ए, और फोर्स क्या होगा, माइनस क्यू ई. सो टाउ वन और टाउ टू फाइंड कर लिए, फिर उसके बाद टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ वन प्लस टाउ टू. सो ए क्रॉस क्यू ई प्लस ए क्रॉस क्यू ई. तो फाइनली क्या होगा, 2aq cross E. But we know that 2aq equal to dipole moment P. So torque equal to P vector P cross vector E, where P is called dipole moment and E is equal to intensity of electric field. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है दोस्तों, साइन. So magnitude of torque is given by torque tau is equal to P E sin theta. ठीक है. यहाँ पे जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं. तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, आप 11th में पढ़ चुके हो बेटा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो वैसे ही पी क्रॉस ई मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर पी एंड वेक्टर ई. तो यहाँ पे देखो वेक्टर पी मतलब डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है क्या है, माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज. तो ये जो है डायरेक्शन
फिगर में मैं बताता हूँ, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन पी की हुई, ठीक है, ये डायरेक्शन पी की हुई, और ये क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ ई। तो पी क्रॉस ई, अगर हम हमारा राइट हैंड पी टू ई घुमाएंगे तो थंब जाएगा अंदर। तो हियर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और ये इनवर्ड डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज, यानी ये पेज है उससे परपेंडिकुलर अंदर की डायरेक्शन में। वंस अगेन टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो डायरेक्शन है वो पी की डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ई की। इफ़ वी रोटेट आवर fingers of the right hand from P to E, our thumb of the right hand shows the direction inward perpendicular to this page. Yes or no? So it is the direction of torque, right? Now ये टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, here torque depends upon P, E and sin थीटा। अब ये जो कंडीशन है फिगर में, इसमें क्या होगा, तो देखो सोचते हैं, ये फोर्स ऐसे लग रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये फोर्स ऐसे लग रहा है इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो क्या होगा, ये जो डायपोल होगा वो ऐसे रोटेट होगा, ये डायरेक्शन में रोटेट होगा। ये डायरेक्शन मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डायपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। जैसे ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो दोस्तों ये एंगल बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम रोटेट करते हैं, यानी ये एक्स से पैरेलल होता जाएगा, यानी ये थीटा जो होगा थीटा कम होता जाएगा, यानी थीटा कम होगा तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, कम, ठीक है। तो इट इज टॉर्क डिपेंड्स अपॉन पी ई एंड थीटा। हियर इन दिस फिगर इफ थीटा डिक्रीजेस देन टॉर्क ऑल्सो डिक्रीजेस। अब ये थीटा सपोज सोचो कि ज़ीरो हो गया, यानी ये जो डायपोल है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। कैसा हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो वो केस में ये थीटा क्या होगा, ज़ीरो। तो यानी यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू ज़ीरो रख दे तो साइन ज़ीरो का आंसर हो जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो इंटू पी इंटू ई मतलब टॉर्क का फाइनली आंसर क्या हो गया, ज़ीरो। यानी सोचो कि जब टॉर्क नहीं लगता है तब रोटेशन भी नहीं होता है, तब रोटेशन बंद हो जाएगा। यानी अब ये जो डायपोल है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टेशनरी हो जाएगा। ये कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है दोस्तों। वंस अगेन टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। यानी अगर ये थीटा कम होगा, ये रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 12 1 2 12 1 2 3 4 5 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये अगर नीचे आ रहा है तो यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम। थीटा की वैल्यू कम होगी तो मतलब कि ये जो डायपोल है इट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो इन दिस केस टॉर्क बिकम ज़ीरो, और जब टॉर्क ज़ीरो हो जाता है यानी तब कोई भी रोटेशन नहीं होता, यानी रोटेशन फिर बंद हो जाएगा। यस और नो, ये जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ अगर सोचो कि ये डायपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी ऑलरेडी थीटा ज़ीरो है, अब उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। यानी सोचो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यानी ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यस और नो, हम मूव कर रहे मतलब हम वर्क कर रहे हैं। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द डायपोल और दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। वंस अगेन व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, देखो पहले ये जो डायपोल है ये सपोज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है पहले से ही, इसको हम ये कंडीशन में से डिस्टर्ब करना चाहते हैं, यानी इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम रोटेट करना चाहते हैं। यानी हम अगर रोटेट करेंगे मतलब हम वर्क करेंगे एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। सो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dipole. Yes or no? So it is the behavior of dipole in the uniform electric field, right? यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो डायपोल है, डायपोल को कितने एंगल पे हमने रखा है दोस्तों, थीटा एंगल पे, ठीक है। कितने फोर्स लग रहे हैं, दो। पहला कौन सा, प्लस क्यू ई, और दूसरा कौन सा, माइनस क्यू ई,
ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस क्यू के ऊपर टॉर्क फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, आर क्रॉस एफ अकॉर्डिंग टू आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस क्यू ई, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्यू के लिए टॉर्क क्या आएगा, माइनस ए क्रॉस माइनस क्यू ई, यानी ये ए क्रॉस क्यू ई हो जाएगा। अब टोटल टॉर्क फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों टॉर्क का एडिशन। तो टोटल टॉर्क फाइंड करना है तो दोनों टॉर्क का एडिशन, तो 2aq क्रॉस ई आया, तो टॉर्क टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, यानी टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यस और नो। अगर ये थीटा डिक्रीज होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, डिक्रीज। यानी ये जो कंडीशन हमने फिगर में ड्रॉ कर रखी है उसमें थीटा ऑलवेज डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है। इन दिस कंडीशन दिस टॉर्क नाउ बिकम्स horizontal to the x-axis, यानी this dipole becomes coinciding with the x-axis, ठीक है। ये कंडीशन में थीटा जीरो हो जाएगा, यानी रोटेशन, थीटा जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो होगा, तो यानी रोटेशन भी बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो का आंसर जीरो, सो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अगर टॉर्क जीरो होता है तो रोटेशन बंद हो जाता है, यानी रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। उसके बाद सोचो कि ये डायपोल ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी इट इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, यानी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। यानी जब भी हम रोटेट करते हैं मतलब कुछ वर्क करते हैं, और ये वर्क पुट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल बोलते हैं, ठीक है, राइट। सो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, सेम। यानी अ रीजन वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स आर सेम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइन। उसके अंदर हमने डायपोल रखा है, हमने टोटल टॉर्क फाइंड किया, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। उसमें वेक्टर पी क्या है, डायपोल मोमेंट, और ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो ये जो टॉपिक था इट इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ऑल द फील्ड लाइंस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। कैसी होती है, पैरेलल। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, एंड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, एंड ऑल द लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसा जो फील्ड है उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट, यानी हर एक जगह इंटेंसिटी कैसी होती है, डिफरेंट। तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी, ये केस में इंटेंसिटी सेम थी और चार्ज भी सेम था, मतलब फोर्स कैसा था, सेम। यानी एक क्यू था, दूसरा क्या था, माइनस क्यू, यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर इसमें हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा जीरो। वंस अगेन यहाँ पे एक फोर्स है प्लस क्यू, दूसरा फोर्स है माइनस क्यू, टोटल फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स क्या होगा, जीरो। बट यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई, टॉर्क यहाँ पे कितना है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। बट इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि चार्जेस तो सेम है मगर इंटेंसिटी कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डिफरेंट, मतलब फोर्स भी कैसा होगा, डिफरेंट। इन दिस सिचुएशन द नेट फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, डायपोल इज नॉन जीरो, यानी डायपोल के अंदर जो डायपोल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो नॉन जीरो है, यानी F1 इक्वल टू वहाँ पे, यानी यूनिफॉर्म के केस में क्या था, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। यहाँ पे दोनों फोर्स यानी F1 एंड F2, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज एंड फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, दोनों फोर्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी उनका रिजल्टेंट लेंगे, F1 प्लस F2 करेंगे तो फोर्स जीरो नहीं होगा, फोर्स भी ज़ीरो नहीं होता और यहाँ पे टॉर्क भी ज़ीरो नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर फोर्स ज़ीरो नहीं है तो लीनियर मोशन होती है,
फोर्स ज़ीरो नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कुछ फोर्स लगता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो कौन सी मोशन होती है, लीनियर मोशन होती है। इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। और टॉर्क ज़ीरो नहीं है, यानी कुछ टॉर्क तो है। अगर टॉर्क है तो कौन सी मोशन लगती है, कौन सी मोशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है। तो ये केस में ऐसा होगा कि जब भी डायपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो दो मोशन होगी, वन इज लीनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि फोर्स ज़ीरो नहीं होता है, और रोटेशनल मोशन क्यों होती है, क्योंकि टॉर्क ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये डायपोल रोटेट करते करते करते, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये जो डायपोल है वो ये डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में क्या है, कुछ एंगल है। अब ये डायपोल के ऊपर टॉर्क लगा, ये जो डायपोल है वो धीरे 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 रोटेट करके अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। तब क्या होगा, व्हेन अ डायपोल इज अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब फोर्स हो जाएगा, डायपोल इज अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी अगर टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा यानी रोटेशन बंद हो जाएगा, रोटेशन बंद हो जाएगा मतलब टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, यानी क्या होगा, सिर्फ फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो क्या होगा, रोट ओनली लीनियर मोशन होगी। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि सोचो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे ये डायपोल ये डायरेक्शन में है। अब ये डायपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क लग रहा है, यानी ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होता जाता है। व्हेन दिस डायपोल इज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही लाइन में है, तब रोटेशन बंद हो जाएगा। रोटेशन बंद हो जाएगा मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो तब क्या लगेगा, देखो पहले फोर्स भी नॉन ज़ीरो था, टॉर्क भी नॉन ज़ीरो था, फिर वो अलाइन हो गया तो टॉर्क क्या हो गया, ज़ीरो, तो अब क्या लगेगा, सिर्फ फोर्स। तो जब भी फोर्स लगता है तो वो लीनियर मोशन करता है, ठीक है। तो ये पूरा बिहेवियर है। तो पहले मैं आपको फिर से बता दूं क्या होता है, जब भी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पहले कुछ फोर्स लगता है और कुछ टॉर्क लगता है। जब भी टॉर्क लगता है तो क्या होता है, रोटेशनल मोशन, और फोर्स लगता है तो क्या होता है, लीनियर मोशन। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो जो डायपोल है वो आ जाएगा। तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो आ जाएगा, तब क्या होगा, तब टॉर्क हो जाएगा ज़ीरो। अब सोचो, टॉर्क ज़ीरो हो गया मतलब रोटेशन बंद हो गया, बट फोर्स तो लगता ही था, तो ड्यू टू दिस फोर्स डायपोल इज डूइंग लीनियर मोशन, ठीक है। तो ये बिहेवियर होता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर को हम कैसे डिफाइन करें, तो जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ज़ीरो था, टॉर्क नॉट ज़ीरो। यहाँ पे क्या है, फोर्स भी नॉन ज़ीरो है, टॉर्क भी नॉन ज़ीरो है। वंस डायपोल अलाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी मोशन होती थी, सिर्फ रोटेशन, और यहाँ पे कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन, यस और नो। अब ये डायपोल कौन सी डायरेक्शन में जाता है, जब भी ये डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल इज मूविंग टूवर्ड्स टू द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ से कहाँ जाता है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स टू द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यानी हियर इन दिस फिगर, हियर इट इज़ अ कॉम विच इज़ रब विद द ड्राई हेयर। कॉम कैसा होता है, प्लास्टिक का, व्हेन इट इज़ रब विद द ड्राई हेयर, तो कॉम जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, यस और नो। यानी जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे जो लाइन्स है, यहाँ पे ये तो जो तीन लाइन्स है वो पैरेलल नहीं है, इक्वी डिस्टेंस भी नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब ये कॉम्ब को हम छोटे से पीस ऑफ पेपर के पास लाए तो दैट piece of paper is attracted towards to the comb. Why? Because we know that when a dipole is placed in the
non-uniform electric field, then it is attracted towards to the stronger electric field. यानी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है कॉम के पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है, यानी ये जो पीस ऑफ पेपर है वो कहाँ जाएगा, इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टू द कॉम. सो इट इज़ द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब एक दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पे. as shown in figure 2, if the dipole is parallel to the increase in field, then net force is in the direction of increasing field. ठीक है, and dipole is anti-parallel to the electric field, then net force is in the direction of decreasing field. देखो ये समझने का ट्राई करते हैं. यहाँ पे ये डायपोल है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पे डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो डायपोल है उसकी मोशन कहाँ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड. यानी यहाँ पे फील्ड सपोज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यानी ये डायपोल कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स टू द राइट डायरेक्शन. वंस अगेन समझने का ट्राई करो. ये डायपोल का डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, देखो दोस्तों, पॉजिटिव एक्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स. दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम. यानी जब भी डायपोल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, देन डायपोल इज मूविंग टुवर्ड्स टू द इंक्रीजिंग फील्ड. यानी यहाँ पे डायपोल ऐसे राइट डायरेक्शन में जाएगा. यस और नो, यानी हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यानी P और E जब कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, देन P यानी डायपोल इज मूविंग टुवर्ड्स टू द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. यस और नो. अब उससे थोड़ा ऑपोजिट कंडीशन, यहाँ पे देखो, ये माइनस क्यू, ये क्या है, प्लस क्यू. तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, राइट. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही लिया है कि एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द राइट, फील्ड इंक्रीजेस. अब यहाँ पे P और E की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट, बरोबर देखो, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स. सो P और E ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तब डायपोल कहाँ जाएगा, देन डायपोल इज मूविंग टुवर्ड्स टू द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड. तो अब ये जो डायपोल होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा. कौन से डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में. वंस अगेन, ये P और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट. तो तब जो डायपोल होगा वो डिक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये जो डायपोल होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि व्हेन E and P आर पैरेलल, P इज मूविंग टुवर्ड्स टू द E, where E is यानी P is moving in the direction where electric field increases. Yes or no, यानी dipole is moving in the direction of increasing field. When P and E are opposite, then P यानी ये जो dipole है, it is moving towards to the decreasing electric field. यानी ये जो dipole है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, decreasing field. तो सिंपल है याद रखने के लिए, P और E सेम, तो डायपोल स्ट्रॉन्गर फील्ड में जाएगा, और P और E ऑपोजिट, तो डायपोल वीकर फील्ड में जाएगा. यानी जहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है यानी उसको इंक्रीजिंग फील्ड बोलेंगे, जहाँ पे वीकर है उसको डिक्रीजिंग. सो इसको ऐसे याद रखेंगे, व्हेन अ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, द डायपोल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड. when electric field and dipole are in opposite direction, then dipole is moving towards to the decreasing field. So it is the behavior of dipole in the non-uniform electric field. So once again, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से एक बार डिफरेंस मैं आपको बोल दूँ. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फोर्स होता है 0, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, टोटल फोर्स होता है 0. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फोर्स 0 नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह कैसा होता है, डिफरेंट. ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर सिर्फ टॉर्क लगता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क और फोर्स दोनों लगता है, ठीक है। फिर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जैसे ही डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा तब टॉर्क हो जाएगा ज़ीरो, तब यानी क्या होगा, सिर्फ फोर्स लगेगा। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे टॉर्क लगता है मतलब यहाँ पे सिर्फ रोटेशनल मोशन होती है, और नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क और फोर्स दोनों लगते हैं, तो मतलब वहाँ पे रोटेशनल मोशन भी होगी और लीनियर मोशन होगी। और फिर बाद में वंस डायपोल्स इज अलाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रोटेशनल मोशन स्टॉप एंड डायपोल इज डूइंग ओनली लीनियर मोशन। यस और नो? सो आप एक नया क्वेश्चन भी अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हो कि of difference of behavior of dipole in uniform electric field and नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हमने बेटा दो टॉपिक देखे, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज बिहेवियर ऑफ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके रिगार्डिंग नोट्स की अगर हम बात करें तो देखो, नोट्स जो है ये वीडियो मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यानी ये फिगर है और ये इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डायपोल। वंस अगेन, एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ डायपोल, यहाँ पे आएगा डायपोल। एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यानी ये दो क्वेश्चन है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जो आपको अपने आप करना है, मेक अ डिफरेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है वो आपको अपने आप प्रिपेयर करना है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या तो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।